अच्छा यार ये बता, डू यू थिंक कि हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए जरूरी सारी चीजें कर सकता है? क्या भैया, आपने जो बोला था हमारा ब्रेन बहुत पावरफुल है और हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर सकता है, और अब आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो? मैं मानता हूं कि हमारा नर्वस सिस्टम बहुत कमाल की चीज है, पर एक चीज समझने की कोशिश करो। हमारा नर्वस सिस्टम पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन से बना हुआ है एंड इन पॉइंट्स के बीच एक बहुत स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ट्रेवल करती है। बट द प्रॉब्लम इज कि नर्वस सिस्टम से निकल रहे सिग्नल्स बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होते हैं एंड हमारी बॉडी में ऐसे बहुत से फंक्शंस होते हैं जिन्हें शायद हमारा नर्वस सिस्टम इतने अच्छे से ना कर पाए। बेटे, मुझे तो तुम्हारी एक भी बात समझ नहीं आ रही। अभी समझाता हूं। मान लो कि ये एक मसल है एंड मुझे इसे मूव कराना है, तो व्हाट शुड आई डू? उसमें क्या है भैया, हम इसे नर्वस सिस्टम के थ्रू सिग्नल भेज देंगे और ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर मुझे इस मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाना होगा तो मैं इसे एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स भेजूंगा और ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। बट मान लो इसकी जगह कोई दूसरी ऑर्गन होती एंड उसे हमें 1 घंटे तक या फिर उससे भी लंबे टाइम तक कोई काम करवाना होता, तो डू यू थिंक नर्वस सिस्टम वुड बी द बेस्ट चॉइस फॉर दिस वर्क? हाँ, नर्वस सिस्टम सिग्नल्स तो भेज सकता है, बट इस काम के लिए हमारे नर्वस सिस्टम को लगातार 1 घंटे तक इसे सिग्नल भेजना होगा। एंड अगर मैं आपको कहूं कि मुझे इस ऑर्गन को कई सालों तक लगातार सिग्नल भेजना है, तो डू यू थिंक नर्वस सिस्टम इज द बेस्ट चॉइस फॉर दिस? हमारा नर्वस सिस्टम शॉर्ट टर्म एंड स्पेसिफिक सिग्नल भेजने के लिए बहुत ही कमाल की चीज़ है, बट हमारी बॉडी में ऐसे बहुत से फंक्शंस होते हैं जिनके लिए हमें स्लाइटली डिफ्यूज एंड लॉन्ग टर्म सिग्नलिंग की ज़रूरत होती है। एंड ऐसे ही लॉन्ग टर्म सिग्नल्स को भेजने के लिए हमारी बॉडी हॉर्मोन्स का यूज़ करती है। हॉर्मोन्स कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि बॉडी के बहुत से पार्ट्स में फॉर्म होते हैं एंड बनने के बाद ये हॉर्मोन्स उस पार्ट को सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल में चले जाते हैं एंड ब्लड वेसल में पहुंचने के बाद ये हॉर्मोन्स ब्लड वेसल के ह्यूज नेटवर्क के थ्रू बॉडी के सभी पार्ट्स तक पहुंच जाते हैं। बट भैया, ये हार्मोन काम कैसे करते हैं? अरे भाई ठंड पा, बता रहा हूं। असल में क्या है ना, बॉडी के जिस पार्ट को इन हार्मोन से सिग्नल पहुंचना होता है उस पार्ट के सेल्स में इन हार्मोन्स को डिटेक्ट करने के लिए ऑलरेडी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं एंड जैसे ही ये हार्मोन्स इन रिसेप्टर के कांटेक्ट में आते हैं उसी समय सेल को किसी पर्टिकुलर काम के लिए सिग्नल पहुंच जाता है। देखा आप लोगों ने कितना ब्यूटीफुली हमारी बॉडी ने एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक सिग्नल पहुंचा दिया एंड इस ट्रांसमिशन के लिए हमें किसी ह्यूज न्यूरॉन्स के नेटवर्क की भी ज़रूरत नहीं पड़ी जैसे कि नर्वस सिस्टम में पड़ती है। हमारी बॉडी ने जस्ट हमारी ब्लड वेसल के ह्यूज नेटवर्क का यूज़ करके एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक सिग्नल पहुंचा दिया। क्रेजी राइट? हमारी बॉडी फास्ट एंड स्पेसिफिक सिग्नल्स भेजने के लिए नर्वस सिस्टम का यूज़ करती है एंड लॉन्ग टर्म सिग्नलिंग के लिए हॉर्मोन्स का। एंड ऐसा नहीं है कि ये दोनों सिस्टम अलग अलग इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, ये दोनों सिस्टम आपस में कनेक्टेड रहते हैं, आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं एंड हमारी बॉडी में सिग्नलिंग का एक ब्यूटीफुल वेब क्रिएट करते हैं। भैया, मैंने तो कभी रियलाइज ही नहीं किया कि हमारी बॉडी इतनी कॉम्प्लेक्स है। नो, मैं मान ही ना सकूं मेरी बॉडी में ये सब चल रहा है। मैं तो बड़ा सीधा साधा आदमी हूं। खैर, अब हम हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होने वाले कुछ मेन हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जो पार्ट इन हार्मोन्स का सिंथेसिस करते हैं उन्हें हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। हमारी बॉडी में 2 तरह के ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन फॉर्म करते हैं एंड फॉर्म करने के बाद उन्हें सीधा ब्लड में रिलीज कर देते हैं। एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का काम होता है किसी सब्सटेंस को बनाकर उसे डक्ट के थ्रू बॉडी सरफेस पर रिलीज कर देना। ये बॉडी सरफेस या तो एक्सटर्नल हो सकता है जैसे कि हमारी स्किन, या फिर कोई इंटरनल बॉडी सरफेस हो सकता है
जैसे कि हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर लिवर, जो कि बाइल बना के उसे एक डक्ट के थ्रू इंटेस्टाइन तक पहुंचाता है। सलाइवरी ग्लैंड्स, जो कि सलाइवा बनाकर उसे डक्ट के थ्रू माउथ तक पहुंचाते हैं। स्वेट ग्लैंड्स स्किन पर स्वेट रिलीज करते हैं। एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो डायरेक्टली ब्लड में ही अपने प्रोडक्ट्स रिलीज कर देते हैं, इसलिए उन्हें किसी डक्ट की ज़रूरत ही नहीं होती। चलो अब कुछ मेन एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम अबव डाउनवर्ड्स। सबसे पहले आता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि ब्रेन में प्रेजेंट होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड का काम होता है ग्रोथ हार्मोन की सिंथेसिस करना, जो कि बॉडी की ओवरऑल ग्रोथ को रेगुलेट करता है। यस, आपने सही सुना। अगर ये हार्मोन कम बनेगा तो इंसान कुछ ऐसा हो जाएगा, एंड अगर ज़्यादा बनेगा तो कुछ ऐसा। अरे भैया ये तो खली है ना? यस, खली में पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर था एंड उनमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन बन रहा था। यही वजह है कि वो इतने ह्यूज हैं। एक्सेस ग्रोथ हार्मोन से होने वाली इस कंडीशन को हम एक्रोमेगैली बोलते हैं। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट ग्लैंड पर चलते हैं। अगर आप ब्रेन से नीचे नेक पर आएंगे तो आपको एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई शेप का ग्लैंड दिखाई देगा, जिसे हम थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन बनाता है। ये हार्मोन बॉडी की ओवरऑल मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। थायरोक्सिन हार्मोन बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है एंड बॉडी में इन सब का एक ब्यूटीफुल बैलेंस बनाकर रखता है। अगर बॉडी में थायरोक्सिन हार्मोन बढ़ जाएगा तो बॉडी की ओवरऑल मेटाबॉलिज्म भी बढ़ जाएगी। ये ऐसा ही होगा जैसे एक स्टीम इंजन में और ज़्यादा कोल डालना। एंड थायरोक्सिन के कम होने से बॉडी की मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगी, विच इज़ अगेन अ प्रॉब्लम। इसीलिए थायराइड का अप्रोप्रिएट अमाउंट में बॉडी में होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। खाली थायराइड का ही नहीं, बॉडी के सभी हार्मोन के लेवल्स को बहुत ही स्ट्रिक्टली रेगुलेट किया जाता है, ताकि ना ही इनका अमाउंट ब्लड में कम हो एंड ना ही ज़रूरत से ज़्यादा। चलो इसी के साथ मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ। क्या आप लोगों के नमक में आयोडीन है? टूथपेस्ट में तो नमक है, पर नमक में आयोडीन है या नहीं ये तो पहली बार सुना है। पगला गया है लगता है। यू नो, थायराइड ग्लैंड को थायरोक्सिन बनाने के लिए आयोडीन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना आयोडीन के थायरोक्सिन नहीं बन सकता एंड बिना थायरोक्सिन के बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएंगी। हमारा थायराइड ग्लैंड भी जब बिना आयोडीन के थायरोक्सिन बनाने की कोशिश करेगा तो वो साइज में एनलार्ज हो जाएगा एंड इसी कंडीशन को हम गोइटर बोलते हैं। द मेन प्रॉब्लम विद आयोडीन इज कि मेन लैंड्स में आयोडीन की बहुत कमी है। सी के पास रहने वाले लोगों को तो सी फूड से एंड सी वीड से आयोडीन मिल जाता है, पर मेन लैंड्स पे आयोडीन काफ़ी कम है। इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना हम खाने में आयोडीन मिक्स कर दें ताकि लोगों में आयोडीन की कमी ना हो। क्या आप कोई ऐसे खाने की चीज़ बता सकते हैं जो शायद इंडिया का हर एक इंसान खाता हो? नमक। यस, नमक। सॉल्ट इज़ द परफेक्ट ऑप्शन फॉर दिस प्रॉब्लम। इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ने सॉल्ट में आयोडीन मिक्स कर दिया, जिससे हमारी कंट्री में आयोडीन डेफिशिएंसी की प्रॉब्लम काफ़ी कम हो गई। अब आप बताइए, क्या आपके नमक में आयोडीन है? है नमक। वेरी गुड। चलिए इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड की तरफ चलते हैं, जो कि हैं एडर्नल ग्लैंड्स। एडर्नल ग्लैंड्स एक कैप की तरह किडनी के ऊपर बैठे होते हैं। एडर्नल ग्लैंड्स एक बहुत ही स्पेशल हार्मोन को रिलीज करते हैं, जिसे हम एपिनेफ्रीन बोलते हैं। ये ग्लैंड्स हमारी बॉडी के इमरजेंसी डिपार्टमेंट की तरह काम करते हैं। जब भी बॉडी किसी भी स्ट्रेस वाली सिचुएशन में होती है तो हमारे एडर्नल ग्लैंड्स एपिनेफ्रीन रिलीज करते हैं। ये एपिनेफ्रीन हमारे हार्ट रेट एंड रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ाता है, जिससे हमारी बॉडी आने वाले खतरे के लिए सतर्क हो जाती है।
हार्ट रेट एंड रेस्पिरेटरी रेट बढ़ने से हमारी बॉडी की मसल्स को ज़्यादा ब्लड एंड ऑक्सीजन मिलती है, जिससे हमारी बॉडी खतरे से लड़ने के लिए या फिर उससे दूर भागने के लिए तैयार होती है। भैया कोई एग्जाम्पल दे के समझाओ ना। मान लो कि तू जंगल में घूमने गया एंड अचानक से तेरे सामने एक शेर आ गया, तो इस सिचुएशन में हमारे एड्रेनल ग्लैंड्स एपिनेफ्रिन रिलीज करेंगे, जिससे हार्ट रेट एंड रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होगा एंड मसल के पास ज़्यादा ब्लड एंड ऑक्सीजन पहुंचेगा, जिससे तू ज़्यादा फास्ट एंड ज़्यादा दूर तक भाग पाएगा। ये तो हो गया एक रियल थ्रेट, बट ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जिसमें एक्चुअली लाइफ को कोई हार्म नहीं होता। जैसे अगर मैं तुझे कहूं कि जाके एक ऑडिटोरियम में स्पीच देकर आ, तो उस सिचुएशन में भी हमारी बॉडी वही सेम रिस्पॉन्स शो करेगी जो उसने शेर वाले केस में किया था। हार्ट रेट बढ़ने लगेगा, सांस फूलने लगेंगी। क्रेजी राइट? बट डू यू थिंक इस केस में हमारी मसल्स को ज़्यादा ब्लड एंड ऑक्सीजन की ज़रूरत है? नो, इस सिचुएशन में तो उल्टा हार्ट रेट बढ़ने से एंड सांस फूलने से आप और ज़्यादा नर्वस हो जाएंगे। तो क्या आप बता सकते हैं कि इस सिचुएशन में हमारी बॉडी खुद के लिए ही प्रॉब्लम कैसे क्रिएट कर लेती है? भैया आप तो कहते थे हमारी बॉडी बड़ी कमाल की चीज़ है, अरे इसको इतना भी नहीं पता। इट्स नॉट अबाउट कि हमारी बॉडी को ये पता नहीं है, इट्स जस्ट कि खतरा आने पर हमारी बॉडी का ये फाइट एंड फ्लाइट वाला रिस्पॉन्स कई साल पुराना है। लाखों करोड़ों साल से हमारी स्पीशीज, इनफैक्ट ऑलमोस्ट सभी एनिमल्स में ये इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स प्रेजेंट है एंड नेचुरल एनवायरनमेंट में ये रिस्पॉन्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। अब सिचुएशन ये है कि जिस रेट से ह्यूमन सोसाइटी ग्रो कर रही है उस रेट से ह्यूमंस ग्रो नहीं कर रहे। अब सिचुएशन पहले वाली नहीं है। अब रियल फिजिकल थ्रेट्स की जगह मोस्टली साइकोलॉजिकल स्ट्रेस प्रेजेंट होते हैं। पर हमारी बॉडी तो वही पुराने वाली है ना। हमारी बॉडी रियल फिजिकल थ्रेट्स में एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती एंड वही सेम रिस्पॉन्स शो करती है। कितना इंटरेस्टिंग है ना कि हमारा थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन तो बहुत जल्दी डेवलप हुआ, बट हमारी बॉडी शायद हमारे ब्रेन के अकॉर्डिंग डेवलप नहीं कर पाई। इसीलिए हमारा ब्रेन तो शायद बाकी एनिमल से एडवांस हो, पर शरीर तो वही जानवरों वाला ही है ना। इसीलिए आप लोग जितना नेचुरल लाइफस्टाइल जियोगे, जितनी एक्सरसाइज करोगे एंड अनप्रोसेस्ड फूड खाओगे, उतने हेल्दी रहोगे। तू होगा जानवर, मैं तो ना हूं। हाँ दादाजी, आप तो एलियन हो। बदतमीज। ओके, चलो अब हम अपनी गाड़ी को नेक्स्ट स्टॉप पर लेकर चलते हैं, जो कि एड्रेनल ग्लैंड्स के पास ही है, जिसका नाम है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज बड़ा स्पेशल ग्लैंड है। ये एंडोक्राइन भी है एंड एक्सोक्राइन भी। ये डाइजेस्टिव जूसेस बनाकर इंटेस्टाइन में रिलीज करता है और साथ ही साथ इंसुलिन नाम का एक हार्मोन बनाकर उसे ब्लड में रिलीज करता है। आई एम श्योर आप लोगों ने इंसुलिन का नाम तो जरूर सुना होगा। हाँ, मैं तो रोज इंसुलिन लेता हूं। अरे वाह, बट क्या आप लोग जानते हैं कि इंसुलिन काम क्या करता है? असल में फूड में प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट्स इंटेस्टाइन में ब्रेक होके ग्लूकोज की फॉर्म में ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं एंड खाना खाने के कुछ टाइम बाद ब्लड में ग्लूकोज के लेवल्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं एंड हमारी बॉडी के सेल्स इस ब्लड में प्रेजेंट ग्लूकोज को इंसुलिन के बिना अपने अंदर नहीं ले सकते। तो अगर इंसुलिन का लेवल ब्लड में कम हो जाएगा तो हमारी बॉडी के सेल्स ब्लड में प्रेजेंट ग्लूकोज को यूज नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाएगा एंड इसी कंडीशन को हम डायबिटीज बोलते हैं। आप लोगों को डायबिटीज के बारे में इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, बट ये जान लीजिए कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल जीने से, एक्सरसाइज ना करने से एंड तला हुआ ऑयली खाना खाने से डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। एंड डायबिटीज़ एक बहुत ही गंदी डिजीज़ है। इसकी वजह से आगे जाके बॉडी में 100 प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। इसीलिए आप खुद भी हेल्दी लाइफस्टाइल जीजिए एंड अपने पेरेंट्स को भी मोटिवेट कीजिए। अगर आप लोगों को इस वीडियो से कोई एक चीज़ सीखनी हो तो वो ये है कि लिव अ हेल्दी लाइफस्टाइल। बेशक से पढ़ाई कम कर लीजिए, बट डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर हेल्थ।
ओके, चलो इसी के साथ हम अपने लास्ट हार्मोन के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि हैं सेक्स हार्मोन्स। भैया लास्ट नहीं, वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है। शांत भाई शांत। वैसे तो आप लोगों को आइडिया होगा ही कि सेक्स हार्मोन्स का क्या काम होता है। सेक्स हार्मोन्स प्यूबर्टी के टाइम पर बॉडी में इंक्रीज हो जाते हैं। मेल्स में प्यूबर्टी के टाइम उनके टेस्टिस बहुत सारा टेस्टोस्टेरॉन रिलीज करते हैं, जिनसे उन्हें बियर्ड आनी शुरू हो जाती है, चेस्ट हेयर एंड प्यूबिक हेयर्स आने शुरू हो जाते हैं। सिमिलरली फीमेल्स की ओवरीज प्यूबर्टी के समय एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करती हैं, जिससे उनकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जैसे ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज होना, प्यूबिक हेयर ग्रो होना। बेसिकली ये सेक्स हार्मोन्स मेल्स एंड फीमेल्स की बॉडी को रिप्रोडक्शन के लिए तैयार करते हैं। चलो इसी के साथ हमारा हार्मोन वाला पार्ट खत्म होता है एंड फाइनली हमारा चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का भी एंड होता है। थैंक यू।